हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये मैराथन है, मैराथन नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 मैराथन करवा दिया। आज का जो मैराथन है ये मैराथन 4 है। और आज जो मतलब ये मैराथन जो है वो कितने क्वेश्चन की है, तो 125 क्वेश्चन की है। 125 क्वेश्चन की ये श्रृंखला है। क्वेश्चन अच्छे हैं और अच्छे मतलब लेवल को हमारे जो चेक करते हैं वो क्वेश्चन है। कैसे हमारे जैसे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन आपके हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गृह विज्ञान का क्या महत्व है? गृह विज्ञान का महत्व क्या है? केवल सैद्धांतिक, केवल व्यवहारिक, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो गृह विज्ञान का महत्व क्या है? तो गृह विज्ञान का जो महत्व है वह सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक, ये दोनों जो है वो गृह विज्ञान का महत्व है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सैद्धांतिक भी इसका महत्व है और इसके साथ साथ व्यवहारिक भी जो है इसका महत्व है। व्यवहारिक विज्ञान भी इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है। गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू क्या है? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र या गणित अर्थशास्त्र? तो गृह विज्ञान का जो आर्थिक पहलू है वो क्या है? तो गृह विज्ञान का जो आर्थिक पहलू है मतलब अर्थ जिसमें के बारे में हम जोड़ घटाना गुणा भाग सीखते हैं, तो गृह विज्ञान का जो आर्थिक पहलू है वो गणित अर्थशास्त्र है। छोटे छोटे आप देखते होंगे तो एग्जाम्स में जो है वो क्या है, छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। चीनी खरीद कर लाई तो इतना हुआ, ऐसे इस तरह टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गृहिणी गृहिणी का मुख्य कार्य है। गृहिणी का कार्य क्या है? खाना बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धुलना तथा कपड़े सिलना, गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। तो गृहिणी का जो मुख्य कार्य क्या है? तो गृहिणी का मुख्य जो कार्य है गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। गृह कार्य जो है उसको अच्छे प्रकार से करने में जो परिवार के सदस्य है वो सभी सदस्य क्या है उसमें सहयोग करे, यही जो है गृहिणी का मुख्य कार्य है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है। कार्य व्यवस्था का सिद्धांत इसमें से कौन सा है? कार्य व्यवस्था का भोजन बनाना, कार्य आसान आराम से करना, कार्य का मूल्यांकन न करना, या इनमें से कोई नहीं? तो कार्य व्यवस्था के जो सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं वो क्या है? तो भोजन बनाना। कार्य व्यवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आएगा? तो भोजन बनाना जो है कार्य व्यवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्य आराम से करना, कार्य का मूल्यांकन ना करना, जबकि ये सब क्या है, आराम से कार्य नहीं मतलब नॉर्मली कार्य करना चाहिए। मूल्यांकन तो किसी भी कार्य को करने के पश्चात उसका इवोल्यूशन सबसे जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समय धन वस्तुएं एवं संपत्ति साधन है। क्या क्या? तो समय धन और वस्तुएं एवं संपत्ति साधन है। कैसे साधन है? भौतिक साधन है, मानवीय साधन है, सार्वजनिक साधन है, या कोई नहीं? तो समय धन एवं वस्तुएं तथा संपत्ति जो साधन है ये किस साधन के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो है भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो जो कार्य व्यवस्था, इस कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, या परिवार की आय। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो क्या है? तो कार्य व्यवस्था के को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो योजनाबद्ध होकर कार्य करना। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, योजनाबद्ध होकर कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? एक कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? समस्त गृह कार्यों का ज्ञान, पाक कला का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, या बच्चों के रोगों की जानकारी। कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? तो कुशल गृहिणी के लिए जो जरूरी है वो क्या है आपका? तो इसका जो आंसर सही होगा आंसर नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, समस्त गृह कार्यों का उसे ज्ञान होना चाहिए। पाक कला का ये तो एक सेगमेंट है, प्राथमिक चिकित्सा ये भी एक सेगमेंट है, बच्चों के रोगी के तो समस्त गृह कार्य के अंतर्गत ये तीनों क्रियाएं जो होती है इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि ये प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान क्यों उससे नहीं होना चाहिए, बच्चों की जानकारी भी होनी चाहिए, पाक कला का भी ज्ञान होना चाहिए, बट यहाँ पे समस्त गृह कार्य की बात हो रही है। तो समस्त गृह कार्य के अंतर्गत जितने भी गृह से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं वो सारे क्रियाकलाप इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, परिवार की आय तथा व्यय का नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। कथन किसका है? यह जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट किसका है? परिवार की आय तथा व्यय का नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर जीड का है, एस्थर का है, निकोलम डार्सी का है या कोपिन का है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसका है स्टेटमेंट? तो यह जो स्टेटमेंट है वह निकोलम डार्सी का है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है कहलाता है। आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति, जितनी हमारी आवश्यकता उस आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात जो कुछ शेष बचता है उसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? निसंचय कहलाता है, बचत कहलाता है, आय कहलाता है या व्यय कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या सही होगा? बचत कहलाता है। जो हमारे आवश्यकता के पश्चात जो शेष बचता है वह बचत के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है? किसकी? तो जो परिवार की है अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है? ए ऑप्शन अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन आय, सी ऑप्शन व्यय, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अर्थशास्त्र जो है इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या सही होगा? तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पे ये है कि हम आय व्यय का जो लेखा जोखा कर लेते हैं वही अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11, परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है? परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है? सुंदरता होना जरूरी है, मुत्पेयता होना जरूरी है, सूझबूझ होना जरूरी है, नम्रता होना जरूरी है? तो परिवार कल्याण के लिए जो गृहिणी में होना जरूरी है वो क्या है आपका? सूझबूझ होना जरूरी है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो सूझबूझ है, अगर गृहिणी के पास सूझबूझ है तो किसी भी कार्य को आसानी से अपने में जो है वो सूझ समझ से कर सकती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? जो आवश्यकताएं हैं, इस आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात जो आय का शेष भाग होता है उसे क्या कहते हैं? संचय कहते हैं, बचत कहते हैं, आय कहते हैं या धन वर्षा कहते हैं? तो आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात जो आय का शेष भाग बचता है वो आपका बचत कहलाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कहलाता है? वह बचत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। आलसी व निष्क्रिय, क्रियाशील व स्वस्थ, आलसी व स्वस्थ, निष्क्रिय व स्वस्थ। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जो सबसे जरूरी होता है, यह शरीर को क्रियाशील और स्वस्थ बनाता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? जो बढ़ती उम्र है, इस बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? मोतियाबिंद हो जाता है, यहाँ पे मोतियाबिंद हो जाता है, भेंगापन हो जाता है, दूरदर्शिता या सभी? तो बढ़ती उम्र के साथ साथ जो आंखों में होने वाली बीमारी होती है वो सबसे पहले कौन सी होती है आपकी? ज्यादातर लोगों में जो बीमारियां देखने के लिए मिलती है वो मोतियाबिंद होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मोतियाबिंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। दूषित भोजन से कौन सा रोग फैलता है? डिप्थीरिया, रिकेट्स, हैजा, तपेदिक? तो दूषित भोजन से जो फैलने वाला रोग है वो कौन सा है? तो दूषित भोजन से जो फैलता है वो हैजा है। भोजन और जल इन दोनों के माध्यम से जो रोग फैलता है वो क्या है आपका? हैजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। शरीर के रक्त को कौन शुद्ध करता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध करता है या नाइट्रोजन शुद्ध करता है या ऑक्सीजन शुद्ध करता है या हाइड्रोजन को शुद्ध करता है? तो शरीर के रक्त को जो शुद्ध करता है वो कौन शुद्ध करता है? तो ऑक्सीजन जो ब्लड में जाता है और ब्लड क्या हो जाता है? प्यूरिफाई हो जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? जो धूम्रपान हम करते हैं, इस धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? ए ऑप्शन अतिसार है, बी ऑप्शन कैंसर है, सी ऑप्शन बुखार है और डी ऑप्शन टिटनेस है। तो धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? धूम्रपान से कैंसर बढ़ने की संभावना होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? प्रथम चिकित्सा अधिकारी, द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, तृतीय चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा निरीक्षक। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो आपका प्रथम चिकित्सा अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रथम चिकित्सा अधिकारी होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है किसका स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन किसका प्रबंधन करता है? विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का, प्रशिक्षण का, निरोग व्यक्तियों का, माता और शिशुओं का। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो प्रबंध करता है वो किसका प्रबंध करता है? तो यह जो प्रबंध करता है वो विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का। प्रत्येक विश्व में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा का जो कार्य है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के माध्यम से किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, परिवार नियोजन संस्था का गठन कब हुआ था? किस संस्था का? तो जो परिवार नियोजन संस्था, इस संस्था का गठन कब हुआ था? 1959, 1951, 1964, 1961। परिवार नियोजन संस्था का जो भारतीय परिवार नियोजन संस्था का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। 1951 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक भारतीय रेड क्रॉस जो है इस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक नगर में, गांव में, कस्बा में या जिला में। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो शाखा होती है वो कहाँ पर होती है? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रत्येक कस्बा में होती है। इसका क्या आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रत्येक कस्बा में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना शाखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्य कल्याण केंद्र पर इसमें से कौन से कार्य किए जाते हैं? ए ऑप्शन परिवार नियोजन, बी ऑप्शन प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, सी ऑप्शन माता एवं शिशुओं की देखभाल, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम जो है इस पर क्या होता है? तो इस पर परिवार नियोजन से संबंधित जो है वो कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है आपका क्या, तो किसकी, चूंकि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कल्याण केंद्र की बात हो रही है तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन के कल्याण केंद्र की जो बात हो रही है यहाँ पर प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल की जाती है। क्या होता है? तो प्रसव के दौरान जो महिलाएं हैं उनकी देखभाल से संबंधित यह होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? 21%, 0.03%, 3% या 30%। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो 0.03% होती है। कितना? 0.03% जो है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपस्थित है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार वो सांस लेता है? 10 to 12, 10 से 12 बार, 12 से 15 बार, 12 से 18 बार या 15 से 20 बार। तो मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार से सांस लेता है? तो मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में 12 से 18 बार जो है वो सांस लेता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन के अभाव में होती है। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होती है? यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, किस विटामिन के अभाव में होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो प्रजनन शक्ति में जो कमी है वो किस विटामिन के अभाव में होती है? तो यह जो होती है आपकी विटामिन ई की कमी से होता है। प्रजनन शक्ति जो के लिए जिम्मेदार विटामिन जो है वो क्या है? इसीलिए इसे एंटी स्टल्टी विटामिन, एंटी फर्टिलिटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विटामिन ई जो होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है? पालक में, कद्दू में, मूली में या इनमें से किसी में नहीं। तो विटामिन ए किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए जो है वो किसमें, तो विटामिन ए जो है वो कद्दू में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन सूखा रोग, बी ऑप्शन रतौंधी, सी ऑप्शन बेरी और डी ऑप्शन अनेमिया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सूखा रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी जो है विटामिन बी1 की कमी से होता है। एनीमिया जो है विटामिन बी12 और बी9 इन दोनों की कमी से जो है आपका एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पेप्सिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है। पेप्सिन नामक एंजाइम्स किस में पाया जाता है? पित्त रस में, जठर रस में, लार में या अग्नाशय में। तो पेप्सिन नामक जो एंजाइम्स है वो किस में पाया जाता है? तो पेप्सिन नामक जो एंजाइम्स है वह जठर रस में पाया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किस में पाया जाता है? तो यह जठर रस में पाया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्व का नाम है। जो स्टार्च है इस स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला जो किण्व है उसका नाम है लाइपेज है, रेनिन है, टाइलिन है या पेप्सिन है। तो स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला जो किण्व है वो किस में बदलता है स्टार्च को शर्करा में? तो टाइलिन नामक जो एंजाइम्स है यह स्टार्च को शर्करा में बदलता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जठर रस किसे पचाता है? जठर रस जो होता है वो किसे पचाता है? केवल वसा को, वसा और प्रोटीन दोनों को, केवल प्रोटीन को या इनमें से कोई नहीं। तो जठर रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो जठर रस जो है वो केवल प्रोटीन को पचाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये प्रोटीन के पाचन में जो है वो सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? जो यकृत है इस अतिरिक्त जो शर्करा हमारे बॉडी में आ जाती है तो उसे किस में बदल देता है? मंड में बदल देता है, सेलुलोज में बदल देता है, एंजाइम्स में बदल देता है या ग्लाइकोजन में उसे बदल देता है। तो यकृत जो अतिरिक्त शर्करा है वो हमारे किस में बदल देता है? तो उसे ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यकृत अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से, अग्नाशय से, पक्वाशय या डिओडिनम से या आंतों से। तो मनुष्य में जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मुख गुहा से ही इसका पाचन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, गृहिणी के बाद भोजन जाता है। गृहिणी के बाद भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में, गृहिणी में, क्षुद्रांत में या बड़ी आंत में। तो गृहिणी के बाद भोजन कहाँ पर जाता है? तो गृहिणी के बाद जो भोजन है वो कहाँ पर जाता है? तो गृहिणी के बाद जो भोजन है वो आपके आमाशय में जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रसनी मतलब ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहाँ पर जाएगा? आमाशय में ही जाएगा ना। तो वही बात हो रही है कि ग्रसनी के बाद जो भोजन है वो कहाँ पर जाता है? तो आमाशय में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने के से उस खाद्य पदार्थों के बिगड़ने वाले घटक को बहुत कम कर दिया जाता है। जैविक खाद्य की उपलब्धता, उपयुक्त तापक्रम की उपलब्धता, वायु की उपलब्धता या उपयुक्त पीएच की उपलब्धता। तो किसके माध्यम से जो उन्हें कम किया जाता है? तो उसमें वायु की जो उपलब्धता है इसकी कमी करके जो है इसे रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है। इसे बोतल बंद किया जाता है या डिब्बा बंद किया जाता है या बोतल बैंक बंद किया जाता है या पैकेजिंग के माध्यम से, वायु की उपलब्धता के माध्यम से ये सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम में विकृत हो जाती हैं? खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में जो एंजाइम्स हैं, यह एंजाइम जो है वो विकृत हो जाती है? अपयूयन है, निर्जलीकरण है, वर्णहीन करना है, या अचार बनाना है? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। निर्जलीकरण की प्रक्रिया में ऐसा देखने के लिए मिलता है। निर्जलीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें यह होता है। ज्ञान है, ज्ञान क्या है? मानवीय स्रोत है, गैर मानवीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है, या गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान जो है वो आपका मानवीय स्रोत है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसा स्रोत है ज्ञान? तो ज्ञान जो है वो मानवीय स्रोत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है। गर्भावस्था के दौरान कितना मात्रा में भोजन जो है अतिरिक्त लेना चाहिए? 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, या 100 ग्राम? तो गर्भावस्था में भोजन का जो अतिरिक्त हिस्सा होता है वो 75 ग्राम होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर जो सही होगा, चूंकि आरडीए के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो आरडीए के अकॉर्डिंग किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन तो जो है वो गलत है, थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है। तो आरडीए कि 2020 के अनुसार अगर इसकी बात करें कि 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की जो लड़कियां होती हैं, इन लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुति दैनिक हिस्सा ग्राम प्रतिदिन में रखना है। तो प्रोटीन की जो दैनिक हिस्सा रखना है, कितने वर्ष की लड़कियां हैं? तो 16 से 18 वर्ष की जो गर्ल्स हैं इनमें 55 पॉइंट जो है वो प्रोटीन रखना है। तो यहाँ पे किसी ऑप्शन को हम 55 कर देते हैं, ठीक है, इसको 55 कर देंगे। और ये है किसके अकॉर्डिंग? तो 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग है? तो ये जो है वो 2020 के अकॉर्डिंग, आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग ये है। कितने ग्राम? 55 ग्राम जो है वो पर डे प्रोटीन जो है कितने वर्ष की, सॉरी, एक मिनट, इसमें जो है ऑप्शन हम बना दे रहे हैं कितना है। तो जो आपका रिकमेंड किया गया है, इस सारे ऑप्शन इसमें से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं इन लड़कियों के लिए जो प्रोटीन की मात्रा रिकमेंड की गई है वो कितनी आपकी है? तो इसको हम 50 को कट करके 46 कर दे रहे हैं ना। इतना जो है वो 55 जो है वो बॉयज के लिए, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गई है। 56% जो है वो क्या है आपका रिकमेंड किया गया है किसके? 18 वर्ष की जो गर्ल्स है इनके लिए, ठीक है। 46% जो है वो 2020 के अनुसार प्रतिदिन जो है वो लड़कियों के लिए, ये किशोरावस्था की जो गर्ल्स है इनके लिए ये जो मात्रा है वो निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर ए सही होगा, 46%। इतनी मात्रा जो है वो रिकमेंड की गई है किसके अनुसार? आरडीए 2020 के अनुसार ये मात्रा जो है वो रिकमेंड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ज्वर के दौरान देना चाहिए, ज्वर के दौरान कैसे पदार्थों को देना चाहिए? तले हुए और खस्ता खाद्य पदार्थ, मसालेदार खाद्य पदार्थ, वह खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हो, सरलता से पचने वाला खाद्य। तो ज्वर के दौरान कैसा खाद्य पदार्थ देना चाहिए? तो ज्वर के दौरान जो खाद्य पदार्थ देना चाहिए, सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ देना चाहिए। ऐसा खाद्य पदार्थ जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, इसके जो है ऐसा खाद्य पदार्थ जो है वो देना चाहिए। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है? दूध में अगर मिलावट हुई है तो उसकी जांच के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर है, लैक्टोमीटर है, थर्मोमीटर है, या माइक्रोस्कोप है? तो दूध में मिलावट की अगर जांच करनी है तो उस जांच को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैरोमीटर है, लैक्टोमीटर है, थर्मामीटर है, या माइक्रोस्कोप? तो दूध में मिलावट की जांच के लिए जो हम यंत्र का प्रयोग करते हैं वो आपका क्या है? लैक्टोमीटर है। किसका? इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लैक्टोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओआरएस घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? किसकी किसकी बात हो रही है? नमक की, सोडा बाइकार्बोनेट की, और पोटेशियम क्लोराइड की बात हो रही है कि क्रमशः इसकी मात्राएं जो कितनी होती हैं? 3.5, 2.5 और 1.5, 3.2 और 1, 3, 4 और 2,
4.3 और 2। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 3.5, 2.5 और 1.5 जो है ये तीन मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? टाइफाइड जो है वो किस माध्यम में से फैलता है? स्पर्श के द्वारा, वायु के द्वारा, जल और आहार के द्वारा या व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी के माध्यम से? तो टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? तो टाइफाइड जो फैलता है वो जल और आहार के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से? तो यह जल आहार, दूषित जल और दूषित आहार के सेवन से जो है वो आपका टाइफाइड होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। खेसरी दाल के कारण होता है। खेसरी दाल के कारण कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन रक्ताल्पता होता है, बी ऑप्शन रिकेट्स है, सी ऑप्शन पेलाग्रा है और डी ऑप्शन लैथेरिज्म है। तो खेसारी दाल के कारण जो रोग होता है वो लैथेरिज्म होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लैथेरिज्म रोग जो है वो खेसरी दाल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसानदेह होता है? अगर किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट हुई है तो वह मिलावट जो है उस खाद्य पदार्थ का अगर सेवन करते हैं तो अंधापन के साथ साथ हृदय के लिए भी वो घातक होता है। खेसारी दाल है, आर्गीमोन का तेल है, मेटालिन येलो है, येलो है ये या है मेटालिन येलो है या रेडेमाइन बी है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर किसका? आर्जिमोन का जो तेल होता है, इस आर्जिमोन के तेल से जो है आपके अंधापन होता है और इसके साथ साथ हृदय से जो संबंधित बीमारी है ये भी होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। एफपीओ मानक चिन्ह है इसकी गुणवत्ता के लिए। एफपीओ मानक चिन्ह किसकी गुणवत्ता के लिए होता है? गैस चूल्हा के लिए, जैम के लिए, चावल के लिए या आम के लिए? तो एफपीए जो होता है वो किसकी गुणवत्ता के लिए होता है? तो जो चावल है इस चावल की गुणवत्ता के मापन के लिए एफपीओ का जो है वो मानक चिन्ह प्रमाणित किया गया। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 45 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है इसकी। पारिवारिक सदस्यों के लिए अगर कोई पत्नी सिलाई भी कर रही है, बुनाई भी उसको अच्छी खासी आती है तो यह किसका उदाहरण है? वास्तविक प्रत्यक्ष आय की, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय का, धन आय का या आत्मिक आय का? तो यह जो एग्जाम्पल है वो किसका है? यह जो है वास्तविक प्रत्यक्ष आय का एग्जाम्पल है। किसका? वास्तविक प्रत्यक्ष आय का जो है ये उदाहरण है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? इसमें से कौन सा ऐसा लेखा है जो भविष्य में योजना बनाने के लिए सहायक होता है? दैनिक लेखा, मासिक लेखा, साप्ताहिक लेखा या वार्षिक लेखा? तो इसमें से कौन सा ऐसा लेखा है जो भविष्य योजना बनाने के लिए सहायक होता है? तो भविष्य योजना बनाने के लिए जो सहायक लेखा होता है वो मासिक लेखा होता है। हम पूरे मंथ में बजट बनाते हैं कि हमने इस मंथ में कितना खर्च किया, हमारी आय कितनी थी और हमने व्यय कितना किया। तो मासिक लेखा जो है ये हम बनाते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मासिक लेखा जो है वो सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? तो कौन सा ऐसा बैंक खाता है जिसमें धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? बचत बैंक खाता है, चालू जमा खाता है, आवर्ती जमा खाता या सावधि जमा खाता है? इसका जो आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर सही होगा वो क्या आंसर सही होगा? सावधि जमा खाता है जो होती है, इसमें जो धनराशि होती है एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? कौन सा अधिनियम? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? 1954, 1960, 1986, 1994। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो प्रभाव में आया, कब प्रभाव में आया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में प्रभाव में आया। 1986 ईस्वी में जो है यह प्रभाव में आया। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन
नम्यता दर्शाता है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो नम्यता को दर्शाता है? उग्र रेखाएं, एक दूसरे को काटती रेखाएं, तिरछी रेखाएं या वक्र रेखाएं। तो इसमें से कौन सी रेखाएं हैं जो नम्यता को दर्शाती हैं? तो नम्यता को वक्र रेखाएं दर्शाती हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वक्र रेखाएं जो है ये नम्यता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो गौरवशाली होता है, प्रभावशाली होता है और इसके साथ साथ संपन्न भी माना जाता है? नीला है, बैगनी है, सफेद है, काला है। तो इसमें से जो आपका कौन सा रंग होता है? तो जो आपका बैगनी रंग होता है, ये बैगनी रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न रंग माना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब टुकड़ों को जोड़ा जाता है और टुकड़ों को जोड़ने के उपरांत एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संरचनात्मक के रूप में, सजावटी के रूप में, सजीव के रूप में, सजावटी के रूप में या अमूर्त के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर सही होगा, अब क्या आंसर सही होगा? सजावटी के रूप में इसे वर्गीकृत किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, एक अभिकल्प या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है। यह एक अभिकल्प या परिधान के अंदर की जो सभी संधियां हैं, सभी संधियों के बीच का जो संबंध है उस संबंध को क्या कहा जाता है? लय कहा जाता है, समरसता कहा जाता है, अवधारणा कहा जाता है या अनुपात कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। अधिकांश लोग कपड़े में किस गुण को देखते हैं? बाह्य आकृति, शुद्धता, आरामदायक या निर्माण। अधिकांश लोग कपड़े में किस गुण को देखते हैं? तो अधिकांश जो लोग जो है वो कपड़े में किस गुण को देखते हैं? तो आरामदायक जो होता है वो देखते हैं। कपड़ा जो कैसा होना चाहिए? आरामदायक होना चाहिए। बाह्य आकृति, शुद्धता, ये सब तो मायने रखता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा? आपका आरामदायक लोग क्या होते हैं? ज्यादा देखते हैं, उनको पहनने में वो आराम दे। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलियों के लिए उपयुक्त होता है? इसमें से कौन सा ऐसा कपड़ा है जो तौलियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? सूती है, नायलॉन है, टेरिलीन है या डेक्रोन है? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सूती कपड़ा जो होता है वो तौलिए के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सूती कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? तो कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? ए ऑप्शन प्रातः, बी ऑप्शन दोपहर बाद, सी ऑप्शन शाम, डी ऑप्शन रात। तो कपड़ों की खरीदारी के लिए जो दिन का समय उपयुक्त होता है वो दोपहर के बाद का समय जो है उपयुक्त होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? एक शिशु जो है वो सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? 3 महीना में, 3.5 मतलब 3.5 महीने में, 4 से 5 महीने में या 6 से 7 महीने में? तो जो एक शिशु है वो सहारा लेकर बैठना किस महीने में सीखता है? तो यह जो है वो लगभग जब शिशु 6 से 7 महीने का हो जाता है तो धीरे धीरे वो बैठना सीखता है। पहले उसको टेक लगा के बैठाया जाता है, फिर धीरे धीरे जब उसकी पेट की मांसपेशियां हार्ड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं तो उसे छोड़ा जाता है। तो धीरे धीरे पहले गिरता है, फिर क्या है, फिर धीरे धीरे वो बैलेंस बनाना जो है वो सीख जाता है। तो कितने महीने में? 6 से 7 महीने में जो है वो बैठना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है। जन्म के समय एक भारतीय बच्चा जो है इसकी औसत ऊंचाई होती है 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 55 सेंटीमीटर। तो जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई जो होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने सेंटीमीटर? तो 50 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है? किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है? अपनी उम्र से वो 2 गुना हो जाता है। 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में या 12 माह में?
तो किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन जो दुगना हो जाता है, जो 6 माह का बच्चा होता है, इस 6 माह के उम्र में बच्चे का जो शुरू का स्टार्टिंग का जो वजन होता है उससे 2 गुना हो जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, दांतों के प्राथमिक सेट या दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं? दांतों के जो प्राथमिक सेट है या दूध के जो दांत होते हैं इसमें कितने दांत होते हैं? 12, 18, 20, 24। तो दांतों के प्राथमिक सेट में कितने दांत होते हैं? तो दांतों के जो प्राथमिक सेट होता है उसमें 20 दांत होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 दांत जो है उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, बजट सफल होता है। बजट कौन सा बजट जो है वो सही सफल माना जाता है? ए ऑप्शन आय व्यय के सही संतुलन से, बी ऑप्शन व्यय कम करके, सी ऑप्शन आय बढ़ा करके, डी ऑप्शन बचत करके। तो कौन सा बजट जो वो सफल माना जाता है? सबसे सफल बजट जो माना जाता है, जितनी हमारी आय है उतना ही हमारा, उससे कम हमारा व्यय हो, तो आय व्यय के दोनों को संतुलन, ये नहीं कि हमारा आय कम है व्यय हमारा ज्यादा हो रहा है, तो वो बजट सफल बजट नहीं माना जाता। आय व्यय के सही संतुलन के अनुरूप जो बजट बनता है वह बजट आपका सफल बजट की श्रेणी में आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, एमएमआर टीका कितने माह में दिया जाता है? एमएमआर को जो टीका है वो कितने माह में दिया जाता है? 1 माह में, 15 माह में, 18 माह में या 2 वर्ष में? तो एमएमआर का जो टीका है वो कितने माह में दिया जाता है? तो एमएमआर का जो टीका है वो 15 माह में दिया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 माह में ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा किसके माध्यम से फैलता है? नजदीकी संबंध और हवा के माध्यम से, जल और भोजन के माध्यम से, स्पर्श और वस्त्र के माध्यम से या एलर्जी के माध्यम से? तो इन्फ्लुएंजा किसके माध्यम से फैलता है? तो इन्फ्लुएंजा जो है वो नजदीकी संबंध और हवा के माध्यम से फैलता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, बचत के, ये बजट बचत लिखा गया, बचत है ये, बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? बचत के लिए जो धन का उपयोग है इसको कैसे किया जाना चाहिए? गहने खरीदकर, घर में सुरक्षित रखना, कई प्रकार के लाभजनक योजनाओं में लगाकर या बीमा पॉलिसी में लगाकर। तो बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाता है? तो सबसे जो जरूरी होता, बीमा पॉलिसी में लगाकर जो है वो बचत किया जा सकता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण होते हैं। बाह्य सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? फर्नीचर, रंग, प्रकाश या पुनरावृत्ति? तो बाह्य सज्जा में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो रंग होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो रंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, जेकार्ड की बुनाई में, जेकार्ड जो बुनाई होती है उसमें क्या होते हैं? कपड़े डिजाइन बुनना कठिन होता है, कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं, कपड़े पर तिरछी धारियों वाली बुनाई होती है, कपड़े के थाने के धागे पर बुनाई बुनी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर जो क्या होगा? कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जेकार्ड बुनाई में क्या होता है? तो जेकार्ड बुनाई में कपड़े पर बड़े बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, जैवल पानी काम आता है। जैवल पानी किसके लिए काम में आता है? कपड़े रंग करने के लिए, बी ऑप्शन कपड़े के रंग पक्का करने के लिए, सी ऑप्शन कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए और डी ऑप्शन कपड़े पर चमक लाने के लिए। तो जैवल पानी का जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? जैवल पानी का प्रयोग जो है वो कपड़े में दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए जैवल वाटर का यूज किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्रेबिंग एक फिनिश है। इसके लिए क्रेबिंग जो है किसके लिए फिनिशिंग की जाती है? सूती वस्त्र पर, सिल्क पर या ऊनी पर या नायलॉन पर? तो जो क्रेबिंग है ये किस पर की जाती है? तो क्रेबिंग जो है वो सिल्क पर की जाती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिल्क के वस्त्रों पर क्रेबिंग की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, इमली का उपयोग किसे साफ करने में होता है?
जो इमली है इस इमली का उपयोग किस बर्तन को साफ करने में किया जाता है? ए ऑप्शन पीतल, बी ऑप्शन एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन लोहा और डी ऑप्शन कांच। तो इमली का जो प्रयोग है वो पीतल के बर्तन जो होते हैं, इस पीतल के बर्तन को साफ करने के लिए इमली का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। मांडला एक फर्श सजावट है यहाँ का। मांडला एक फर्श सजावट कहाँ की है? तमिलनाडु की, बंगाल की, गुजरात की या राजस्थान की? तो मांडला एक फर्श सजावट है कहाँ की? तो मांडला जो फर्श सजावट है ये कहाँ की है? तो यह राजस्थान की है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राजस्थान की यह जो है फर्श सजावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। बाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पर। बाटिक प्रिंटिंग जो है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? पिगमेंट प्रिंटिंग पर, प्रतिरोध प्रिंटिंग पर, डिस्चार्ज प्रिंटिंग पर या रोलर प्रिंटिंग पर? कौन सी प्रिंटिंग जो है वो रोलर प्रिंटिंग पर होती है? तो इसका जो आंसर सही होगा वो किस पर? जिस प्रकार से बाटिक में हम क्या करते हैं, उस पे जहां पर हमको डिजाइन नहीं लाना होता वहां पे हम किसी अवरोधक पदार्थ का यूज कर लेते हैं। ठीक, जैसे मोम हो गया, पैराफिन मोम हो गया, पैराफिन का मोम का यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही प्रतिरोधक प्रिंटिंग में जहां पर वस्त्रों में छपाई नहीं लानी है वहां पर जो जो है क्या कर दिया जाता है? प्रतिरोधक पदार्थ लगा दिया जाता है। तो प्रतिरोध प्रिंटिंग जो है इसके सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? इसमें से क्या जो है वो कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? मूल रंजक, विखरा रंजक, प्राग जैविक रंजक या टंकी रंजक? निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? मूल रंजक है, बिखरा रंजक है, प्राग जैविक रंजक है या टंकी रंजक है? तो इसका जो आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 72 का जो आंसर सही होगा वो बिखरा या जिसी को हम डिस्पर्स डाई बोलते हैं, बिखरा रंजक या इसी को डिस्पर्स डाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। भराई सूत उतराता है आवरण सूत के ऊपर, इसमें क्या है क्वेश्चन कि भराई सूत जो है उतरता है आवरण सूत के ऊपर, इसमें भराई सूत जो है वो आवरण सूत के ऊपर इसमें से किस में उतरता है? सादी बुनावट में, ट्विल बुनावट में, साटिन बुनावट में या बुने बुनावट में? तो जो सादी बुनाई होती है इसमें भराई का जो सूत है वो आवरण सूत के ऊपर रहता है। ठीक है, आवरण जो सूत होता है उसके ऊपर होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है इसके द्वारा। पॉलिस्टर सूट जो है वो निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो पॉलिस्टर सूत जो है इसके द्वारा बनाया जाता है गीली कताई द्वारा, सूखी कताई द्वारा, द्रवित कताई द्वारा या तैल युक्त कताई द्वारा? तो पॉलिस्टर सूत जो है ये पॉलिस्टर सूत का निर्माण किसके माध्यम से किया जाता है? तो जो द्रवित कताई है इस द्रवित कताई के माध्यम से पॉलिस्टर सूट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। रंगों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं। रंगों के नाम किसके द्वारा दिए जाते हैं? छटा के द्वारा, मान के द्वारा, तीव्रता के द्वारा या उद्गम के द्वारा? तो रंगों के नाम जो है वो किसके माध्यम से दिए जाते हैं? तो रंगों के नाम से जिसे छटा या इसी को हम ह्यू बोलते हैं। रंगों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं, इसी को छटा या ह्यू के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्राथमिक रंग नहीं है? ए ऑप्शन पीला, बी ऑप्शन लाल, सी ऑप्शन हरा और डी ऑप्शन नीला। इसमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो जो हरा है यह प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी पीला, लाल और नीला ये जो है प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं। हरा जो है आपका द्वितीयक रंग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है। प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली जो योजना है वो कौन सी है? मोनोक्रेटिक है, सदृश है, प्रकाश है या पुनरावृत्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर जो सही होगा वो कौन सी योजना होती है? सदिश, जिसे एनालॉगस के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी योजना होती है? सदृश या इसी को एनालॉगस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह है।
कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह है। योजना बनाना, संगठन बनाना, नियंत्रित करना या कार्यान्वित करना। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है? तो सर्वप्रथम जो किया जाता है कार्य वो योजना बनाई जाती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। अभिवृत्ति जनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है इसके द्वारा। अभिवृत्ति जनक परिवर्तन से संबंधित जो संदेश है इन संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है इसके द्वारा, चार्टों के द्वारा, मॉडलों के द्वारा, पोस्टर के द्वारा या ग्राफों के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर करिएगा जो सही होगा। इसका आंसर जो सही होगा वो क्या होगा? पोस्टरों के माध्यम से हम किसी भी संदेश को जो है चित्रित कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पोस्टरों के माध्यम से जो है संदेशों को प्रेषित कर सकते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पाइगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहंगवादी का अर्थ है कि बच्चे जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं। बी ऑप्शन अपने सापेक्ष महत्व में विश्व को देखते हैं। सी ऑप्शन कई घुमाव, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, ये कई है, कई घुमावदार तरीके से सोचते हैं, रीति से सोचते हैं, अपने अहम के प्रति चिंतित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर जो बच्चे जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं, वो जो चाहते हैं उससे पाने के लिए वो चिंतित होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यदि। असंयत मूत्रता जो है होती है ये समस्याजनक होती है। कब होती है? शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है, या बचपन के अंतिम समय में देखी जाती है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पूर्व विद्यालय जो बच्चे हैं इन बच्चों में रात के समय यह समस्या जो है वो ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। एक विशेष आयात में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को कहा जाता है। एक विशेष आयात में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को कहा जाता है वर्गीकरण, श्रेणीकरण, संरक्षण या वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर सही होगा वो क्या आंसर है? इसका आंसर जो सही होगा वो क्या है? तो श्रेणीकरण, मतलब हम उसका क्या करते हैं, अलग अलग भागों में उसका श्रेणीकरण कर लेते हैं। तो एक विशेष आयात में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की जो क्षमता होती है उसे श्रेणीकरण कहा जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना प्रारंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है किसके द्वारा? इसके द्वारा मॉडलिंग है, प्रबलन है, परिपक्वन है या पर्यावरण है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर सही होगा प्रबलन, जिसे रिफोर्समेंट भी बोला जाता है, तो प्रबलन के माध्यम से यह प्रक्रिया होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। औपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए प्रारंभिक, सरल, लचीला या संगत। तो अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसका ना तो कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ना उसका निश्चित स्थान होता है, ना उसका कोई निश्चित समय होता है, वो कहीं भी हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। वह जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो अनौपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होता है? तो अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जा सकता है। जो धीमा विकास करते हैं, इस धीमा विकास करने वाले जो बच्चे हैं इन बच्चों को किसके माध्यम से पहचाना जाता है? ए ऑप्शन गति कुशलता समन्वय में देरी, बी ऑप्शन बोलने में देरी, सी ऑप्शन सामाजिक व्यवहार में देरी और डी ऑप्शन भावनात्मक व्यवहार में देरी। तो धीमा विकास करने वाले बच्चों को जो पहचाना जा सकता है वो उनकी गति कुशलता समन्वय में देरी के माध्यम से उन्हें पहचाना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गति कुशलता समन्वय में देरी के माध्यम से इन्हें पहचाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है। गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है, किसकी ट्रेनिंग दी जाती है? होम मेकिंग की, बच्चे और गृह की देखरेख की, गृह और व्यवसाय की देखरेख की, खाना पकाने और गृह सजाने की। तो गृह विज्ञान में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किसकी ट्रेनिंग दी जाती है? तो गृह विज्ञान में गृह व्यवसाय की देखरेख की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गृह और व्यवसाय की देखरेख की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान क्या है? केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कों के लिए, ना लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए। तो गृह विज्ञान क्या है? तो गृह विज्ञान जो है वो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है। ये नहीं कि गृह विज्ञान सिर्फ और सिर्फ लड़कियां। हम लोगों के समाज में ऐसी धारणाएं हैं ना, लोग हम लोगों को देखने के बाद जो लोग होम साइंस पढ़ते हैं तो उन लोगों को यही लगता है कि ये होम साइंस का मतलब है कि लड़कियों का सब्जेक्ट, इसको लड़के नहीं पढ़ सकते। बट जब वो रियलिटी जो इस क्षेत्र में जो तैयारी कर रहा है, आप उस बंदे से पूछिएगा तो उसको समझ में आएगा कि होम साइंस का मतलब क्या है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जिसमें होम साइंस की क्वेश्चन ना हो, है ना। सारे क्षेत्र के क्वेश्चन जो है वो होम साइंस में मिलते हैं आपको। इसका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द। आप फिजियोलॉजी उठा लीजिए, चाहे साइंस उठा लीजिए, कोई भी पार्ट्स आप उठा लीजिए, समाजशास्त्र उठा लीजिए, कोई भी पार्ट्स आप उठा लीजिए, सारे क्वेश्चन होम साइंस में मिलते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है। 2 वर्ष से कम शिशु का जो है, इस शिशु के वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है बीमा बैलेंस, लीवर बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस या माता की भुजाओं में। तो 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? लीवर बैलेंस होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? तो जी लीवर बैलेंस है, ये सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि होती है। अगर किसी बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि कैसी होगी? छाती से छोटी होती है, छाती से बड़ी होती है, छाती से बराबर होती है या छाती से कोई संबंध नहीं होता। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी होती है तो उसके सर की जो परिधि होती है वो कैसी होती है? छाती से छोटी होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसकी परिधि छाती से छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मरासमस बीमारी पाई जाती है। मरासमस बीमारी जो है वो किसमें पाई जाती है? 6 माह से कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में या 5 वर्ष से कम के बच्चों में। तो मरासमस बीमारी किस में पाई जाती है? तो मरासमस बीमारी जो है वो पाई जाती है 1 वर्ष से कम के बच्चों में। किसमें देखने के लिए मिलती है? तो जो बच्चे 1 वर्ष से कम की उम्र के होते हैं उन बच्चों में यह बीमारी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, मरासमस, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये मरासमस है, मरासमस। मरासमस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि ए ऑप्शन कमजोर होता है, बी ऑप्शन भूखा होता है, सी ऑप्शन गुस्से वाला होता है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मरासमस से प्रभावित बच्चा जो हो कैसा होता है? कमजोर होता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है। नाइट ब्लाइंडनेस का क्या अर्थ है? अंधेरे में ना दिखना, रात में ना दिखना, सूरज डूबने के बाद ना दिखना या कम रोशनी में ना दिखाई देना। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो आंसर सही होगा अंधेरे में ना दिखाई देना। क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ क्या है? कि अंधेरे में ना दिखाई देना। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, विटामिन ए की कमी की सबसे खतरनाक स्थिति है। विटामिन ए की कमी से सबसे खतरनाक स्थिति इसमें कौन सी है? बेटॉट स्पॉट हो जाता है, केराटोमेलेशिया हो जाता है, कॉर्नियल स्क्रोसिस हो जाता है या जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जीरोफ्थैल्मिया जो है विटामिन ए की कमी से सबसे होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, एक 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की कितनी डोजेज, ए की बड़ी डोज है? एक 5 वर्ष के बच्चे तक के लिए विटामिन ए
कि बड़ी डोजेस है, कितनी बड़ी डोजेस है, तो ये जो बड़ी डोजेस है ये क्या है कि 1 लाख से 1 लाख है या 1.0 है, 2 लाख है 1.0 है, 1.5 लाख है या 1.0 है, जो है वो क्या है 2 लाख 2.5 लाख है 1.0 है। तो कितना है इसकी संख्या, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 लाख जो है 1.0 इसकी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, एक 5 वर्ष के बच्चे को विटामिन की दी जाने वाली डोजेस की संख्या होती है। एक 5 वर्ष के जो बच्चा है, इस बच्चे को विटामिन ए की जो डोजेस की संख्या दी जाती है वो कितनी दी जाती है। ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 9 और डी ऑप्शन 11। तो एक 5 वर्ष के बच्चे के लिए जो विटामिन की डोजेस दी जाती है वो कितनी डोजेस दी जाती है, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर सही होगा वो आपका आंसर सही होगा 11 डोजेज इसे दी जाती है। कितनी डोजेज इसे दी जाती है, तो विटामिन ए की इसे 11 डोजेज जो है वो दी जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, लोहे का कार्य है, लोहे का क्या कार्य है। ए ऑप्शन खून खून बनाना, बी ऑप्शन ऑक्सीजन पहुंचाना और सी ऑप्शन जो है वो क्या आपका खाना पहुंचाना और डी ऑप्शन खाना और ऑक्सीजन दोनों पहुंचाना। तो लोहे का कार्य क्या है, लोहे के कार्य की बात अगर करें तो लोहे का जो कार्य है वो किसके अंतर्गत आता है, लोहे का कार्य। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लोहे का कार्य है कि ऑक्सीजन को पहुंचाना। हमारे जो नशे हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड में जो ऑक्सीजन को पहुंचाना। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन है। एक 12 वर्ष की बालिका है और उस बालिका के लिए जो सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा वो कितनी है, 10 ग्राम प्रति 100 ml, 11 ग्राम प्रति 100 ml, 12 ग्राम प्रति 100 ml या 13 ग्राम प्रति 100 ml। तो 12 वर्ष की बालिका के लिए जो आपकी क्या है हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 12 ग्राम प्रति 100 ml इसकी मात्रा निर्धारित की गई है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 12 ग्राम प्रति 100 जो इसकी मात्रा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, बाम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है, बाम की संख्या जो है बढ़ जाने से क्या होता है, अनीमिया हो जाएगा, बैटिक स्पॉट हो जाएगा या केराटोमलेशिया हो जाता है या जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। बैटिक स्पॉट नहीं बल्कि ये बिटार्ट स्पॉट हो जाता है या केराटोमलेशिया हो जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बैटिक स्पॉट या इसी को बिटार्ट स्पॉट्स के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य क्या है, कार्निया का फैल जाना, जिगर का बढ़ना, गले का फूलना या ढोड़ी का बढ़ना। तो आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है, आयोडीन की कमी का जो साधारण लक्ष्य क्या है, कार्निया का फैल जाना, जिगर का बढ़ना, गले का फूलना या ढोड़ी का बढ़ना। तो गले का फूलना जो है आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, आयोडीन युक्त तेल के 1 ml के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। आयोडीन युक्त तेल के 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है 1 वर्ष तक, 1 से 2 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष तक या सारा जीवन तक। तो आयोडीन का जो तेल होता है, इस आयोडीन के तेल के 1 ml के इंजेक्शन से जो बचाव हो सकता है, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 वर्ष तक जो है वो बचाव हो सकता है। इसका आंसर क्या सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां हैं। अगर पौष्टिक तत्वों की बढ़ोतरी हो जाती है तो इसमें से कौन सी 2 बीमारी होती है, फ्लोरिस और मोटापा है, ग्वाइटर और मोटापा है, फ्लोरिस और गोटरेट है, फ्लोरिस और कैरेटिनिज्म है। क्या है, फ्लोरिस और कैरिटिनिज है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोरिस और मोटापा इससे हो जाता है। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से मोटापे के कारण है।
निम्न में से मोटापे के कारण कौन से हैं? ए ऑप्शन ज्यादा खाना, बी ऑप्शन कम खाना, सी ऑप्शन कभी कम और कभी ज्यादा खाना और डी ऑप्शन बिल्कुल ना खाना। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो आंसर सही होगा ज्यादा खाना। मोटापे के कारण क्या है? तो मोटापे के कारण जो है वो ज्यादा खाना खाना, ये मोटापे के कारण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है, सूती कपड़ा जब जलता है तो उसमें से क्या निकलती है? कैसी लौ निकलती है? सफेद लौ निकलती है, नीली लौ निकलती है, पीली लौ निकलती है या नारंगी लौ निकलती है? तो सूती कपड़ा जब जलता है तो सूती कपड़े से पीली लौ निकलती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पीली लौ जो है इससे निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, रेयान को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए, रेयान को धोने वाला जो डिटर्जेंट है इसमें होना चाहिए एसिड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं या ए दोनों। तो रेयान को धोने वाले डिटर्जेंट में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इसमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेयान जो है वो क्या है? इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? इसमें से कोई नहीं होना चाहिए। और रेयान कैसा सूत है? तो यह क्या होता है? ये आपका मानव निर्मित सूत है, प्रथम मानव निर्मित सूत आपका रेयान है, ठीक है। यह शुद्ध सेलुलोज का बना होता है। किसका? यह शुद्ध रूप से सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना चाहिए, ऊनी कपड़े जो होते हैं इस ऊनी कपड़े पर कैसे इस्त्री करना चाहिए? साधारण गर्म इस्त्री से, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, सी ऑप्शन बीच में एक गीला कपड़ा रखकर और डी ऑप्शन बीच में एक कागज रखकर। तो ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना चाहिए, ऊनी कपड़े पर कैसे इस्त्री करना चाहिए? तो ऊनी कपड़े पर जो इस्त्री करना चाहिए बीच में एक सूती कपड़ा रखकर। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, उसके बीच में एक सूती कपड़ा रखकर उसकी इस्त्री करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है, ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच कौन सा है? क्लोरीन है, कैल्शियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या सोडियम फ्लोराइड है? तो ऊनी कपड़े के लिए जो सबसे अच्छा ब्लीच है वो कौन सा ब्लीच है? तो ऊनी कपड़े के लिए जो सबसे अच्छा ब्लीच है वो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। कौन सा? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये सबसे अच्छा ब्लीच होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, कपड़े की फिनिशिंग का सबसे अच्छा पदार्थ है, कपड़े की फिनिशिंग का सबसे अच्छा पदार्थ क्या है? ब्लूज है, ओबीबी ओबीएस है, स्टीफिंग एजेंट्स है या एलेक्जरीज है? तो इसका जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा? इसका जो आंसर सही होगा स्टीफिंग एजेंट जो है ये कपड़े की फिनिशिंग के लिए सबसे अच्छा पदार्थ होता है। इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? क्या? गृह प्रबंध जो है वो गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? पहला अंग है, दूसरा अंग है, तीसरा अंग है या चौथा अंग है? तो गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? तो गृह प्रबंध जो है वो गृह विज्ञान का जो है वो पहला महत्वपूर्ण अंग है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा महत्वपूर्ण अंग? तो पहला जो महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? परिवार में जो गृहिणी है इस गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? बहन का पक्ष, लड़की का पक्ष, माता का पक्ष या पत्नी का पक्ष? परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष जो है वो क्या है आपका? तो परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक जो पक्ष है वो आपका माता का पक्ष होता है। कौन सा पक्ष? माता का पक्ष होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, वृद्धावस्था में व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात ध्यान में रखना। अगर किसी व्यक्ति कोई वृद्ध व्यक्ति है उस वृद्ध व्यक्ति का अगर वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कपड़े का मूल्य, आयु, रंग या वस्त्र का चुनाव? तो वृद्धावस्था में व्यक्ति के वस्त्र का चुनाव करते समय हम जो मुख्य बातें ध्यान में रखते हैं वो क्या होता है? रंग का हमें चुनाव करना चाहिए। रंग जो है इस रंग को ध्यान में रखना चाहिए। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 111, सर्वोत्तम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? सर्वोत्तम गृह विज्ञान जो कॉलेज है इसे किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन लेडी इरविन कॉलेज, बी ऑप्शन हिंदू कॉलेज, सी ऑप्शन मानव भारती कॉलेज और डी ऑप्शन लाला लाजपत राय कॉलेज। तो इसका जो आंसर सही होगा, सर्वोत्तम गृह विज्ञान कॉलेज को जो नाम से जाना जाता था वो लेडी इरविन कॉलेज है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय दर दबाव सबसे अधिक कब होता है? परिवार की विभिन्न स्थितियों में जो आय है ये सबसे ज्यादा मतलब कब उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है? पति पत्नी जब बच्चे होते हैं तब, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं तब, जब बुढ़ापा होता है तब, या जब केवल पति पत्नी शेष बचते हैं तब? तो जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, क्योंकि उस समय बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी फीस है, स्कूलिंग की है, अगर कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग की फीस है। तो जब बच्चे और उसके प्लस प्लस घर के खर्चे होते हैं, पति पत्नी के खर्चे होते हैं, बच्चे के खर्चे होते हैं, उनकी स्कूलिंग के खर्चे होते हैं। तो जब बच्चे कॉलेज जाते हैं उस समय उनके जो है खर्चे ज्यादा होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन 7 प्रकार के, बी ऑप्शन 8 प्रकार के, सी ऑप्शन 9 प्रकार के और डी ऑप्शन 10 प्रकार के। तो गृह बजट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो यह जो होता है आपका 9 प्रकार का होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गृह बजट जो है वो 9 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? जो कपड़ा धोने की मशीन है, कपड़े धोने की मशीन में जो सूती कपड़ा हो कितने तापमान पर धोना चाहिए? 160 डिग्री सेल्सियस, 190 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। कपड़ा धोने की मशीन में जो सूती कपड़ा है वो कितने डिग्री सेल्सियस इसे धोना चाहिए? तो कपड़ा धोने की मशीन में जो सूती कपड़ा है उसे 160 डिग्री सेल्सियस पर धोना चाहिए। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 160 डिग्री सेल्सियस पर उसे धोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, पाश्चात्य यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता। पाश्चात्य यंत्र जो जिसका प्रयोग रसोई गृह में काम नहीं आता। मिक्सर ग्राइंडर है, बिजली की केतली है, कॉफी मेकर है, कारपेट स्वीपर है। तो पाश्चात्य यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता वो क्या है? तो वह जो है आपका कारपेट स्वीपर है। कारपेट स्वीपर, मिक्सर ग्राइंडर भी होता है, बिजली की केतली भी है, कॉफी मेकर, बट कारपेट स्वीपर जो है वो पाश्चात्य यंत्र जो रसोई घर में काम नहीं आता। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? जो घरेलू कार्य है, इन घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो घरेलू कार्यों को करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं वो आपके 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 प्रकार के ईंधन जो है इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? बल्ब है, ट्यूब है, लैंप है या इनमें से कोई नहीं? तो रसोई गृह में खाना पकाने के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी लाइट है 100 क्वेश्चन नंबर 117 का जो आंसर सही होगा वो ट्यूब लाइट होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए? तो जो बैठक है और जो स्टडी रूम है इसमें कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए? 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का या 150 वाट का? तो बैठक और पढ़ने के कमरे में जो बल्ब प्रयोग किया जाता है वो 100 वाट के बल्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, मकान की परिभाषा क्या है? मकान की परिभाषा क्या है? ए ऑप्शन संवेगात्मक लगाव, बी ऑप्शन पारिवारिक लगाव, सी ऑप्शन प्रेम और डी ऑप्शन सहानुभूत। तो मकान की परिभाषा क्या है? तो मकान की जो परिभाषा है, मकान की परिभाषा यह है कि इसमें संवेगात्मक रूप से व्यक्ति जुड़ा होता है, उसमें संवेगात्मक लगाव हो जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, पराग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन से हैं? कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन से हैं? बैगनी, हरा, नारंगी, लाल, पीला, नीला, काला, नीला, गुलाबी,
कत्थई, सफेद, लाल। इसका जो आंसर सही होगा प्रांग कलर चार्ट के अनुसार जो रंग है वो रंग कौन से हैं, तो प्रांग कलर के चार्ट के अनुसार जो प्राथमिक रंग है वो लाल, पीला, नीला है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर, इसका बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए। बड़े फर्नीचर जो है इस फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए, चेकदार कपड़ा, एक रंग का कपड़ा, बड़े फूलों का कपड़ा या छोटे फूलों का कपड़ा। तो बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए, तो जो बड़े फर्नीचर होते हैं इस बड़े फर्नीचर पर बड़े बड़े फूलों का कपड़ा लगाना चाहिए। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा, तो सी आंसर इसका सही है, बड़े बड़े फूलों का जो है कपड़ा इस पर लगाना चाहिए। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए। ए ऑप्शन बड़े गले का, बी ऑप्शन छोटे गले का और डी ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, चौकोर गले का, डी ऑप्शन तिकोन गले का। तो बड़ी गर्दन की जो स्त्रियां हैं इस स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए, तो इन स्त्रियों के ब्लाउज का जो गला है वो चौकोर गले का होना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, चौकोर गले का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, कपड़े की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है। कपड़े की सजावट में जो औपचारिक संतुलन है यह संतुलन कौन सा है, केंद्र के दोनों ओर बराबर की वस्तु, केंद्र से ऊपर या अलग अलग रंग या इनमें से कोई नहीं। कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है, तो कमरे की सजावट में जो औपचारिक संतुलन है वो आपका कौन सा है, तो इसका जो आंसर सही होगा केंद्र के दोनों ओर बराबर की वस्तु। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, केंद्र के दोनों ओर जो बराबर की वस्तु है इसका औपचारिक संतुलन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा है। कौन कौन सा, तो अमानवीय और भौतिक साधन इसमें से कौन सा है, रुचि है, शक्ति है, ज्ञान है या धन है। तो जो शक्ति है ये अमानवीय साधन के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, शक्ति जो है ये अमानवीय साधन के अंतर्गत आता है। और ये रहा आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस मैराथन की लास्ट क्वेश्चन 125। तो खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखें। खाने का जो मेज है इस मेज पर जो है वो पानी का जग जो है वो किस स्थान पर रखें, मध्य में, किनारे में, साइड टेबल पर, रसोई गृह में। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मध्य में। खाने की मेज पर जो पानी का टेबल रखा जाता है वो मध्य में रखा जाता है। ये रहा हमारा पूरा का पूरा आज का मैराथन का क्लास। नेक्स्ट सेशन में फिर नए मैराथन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।